हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल इजी स्टडी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज से हम इकोनॉमिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और यह हमारी आज की पहली क्लास है। इसमें हम यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए इकोनॉमिक्स का अध्ययन करेंगे। अब हम सबसे पहले अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखते हैं, उसकी परिभाषा देखते हैं। जो अर्थशास्त्र है ना, वो दो वर्ड से मिलकर बना है। अर्थशास्त्र दो वर्ड से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। ठीक है। अर्थ का अर्थ होता है धन और शास्त्र का अर्थ होता है अध्ययन। तो अर्थशास्त्र में हम धन का अध्ययन करते हैं। ये सिंपल सी एक डेफिनेशन होगी जो इसके शब्दों से बनती है। अब जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसकी डेफिनेशन है जो एक अर्थशास्त्री के द्वारा दी गई है। अलग अलग अर्थशास्त्री हुए, उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी। उन्हीं में से एक अर्थशास्त्री की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। मान लीजिए बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है, यहाँ बिस्किट का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ बिस्किट का उत्पादन किया जाता है। यहाँ से बिस्किट को अलग अलग हो सकता है मॉल्स में, दुकानों में, थोक की दुकानों में पहुँचाया जाता है। तो ये हो गए मॉल्स बोल सकते हो आप, दुकानें बोल सकते हो या थोक की दुकानें बोल सकते हो। यहाँ उत्पादन किया गया बिस्किट बनाने की फैक्ट्री में, उसके बाद इसका वितरण किया गया अलग अलग दुकानों में, मॉल्स में। उसके बाद इन मॉल्स में जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, वो गए या दुकान में गए बोल सकते हैं। उसके बाद जो कंज्यूमर्स था उसने इसका उपभोग किया, इसको कंज्यूम किया, इस वस्तु को, इस बिस्किट को। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ना, तो इस प्रोसेस का अध्ययन हम करते हैं अर्थशास्त्र में। हम अर्थशास्त्र में ये नहीं पढ़ते कि बिस्किट का निर्माण किन किन वस्तुओं से हुआ है, हम इसका अध्ययन नहीं करते हैं। हम अर्थशास्त्र में ये प्रोसेस का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से इसका उत्पादन हुआ, उसके बाद वितरण हुआ, उसके बाद उसको उपभोग किया गया। ये जो पूरी प्रोसेस है, इसका हम अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र में। उसी प्रकार से वस्तुओं के केस में मैंने आपको समझा दिया, उसी प्रकार से आप सेवाओं के केस में भी कह सकते हैं। सेवा में क्या आता है, सर्विस में क्या आता है। आपको सर्विस कहाँ कहाँ मिलती है? आप जब होटल में जाते हैं, होटल में आपको सर्विस मिलती है, आपको वहाँ सेवा मिलती है। तो होटल एक सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो होटल में किस तरह से वहाँ सेवा को उत्पादित किया जा रहा है, मतलब ये हुआ कि किस प्रकार से वहाँ सर्विस को जनरेट किया जा रहा है, किस प्रकार से अलग अलग लोगों को सर्विस दी जा रही है, वो वितरण के अंतर्गत आ गया। और किस तरह से हम उस सर्विस को ले रहे हैं, ये जो पूरी प्रोसेस है ना, इस पूरी प्रोसेस का जो अध्ययन है वो हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस चीज़ का अध्ययन अब कर रहे हैं। अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में बोलते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स, और समष्टि अर्थशास्त्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सिर्फ आई और ए का अंतर है, यहाँ माइक्रो है और यहाँ पर मैक्रो है। ठीक है। अब इनमें अंतर क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है ना, जैसे हम 11th और 12th में जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स की दो बुक होती हैं। एक बुक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की और एक बुक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में अंतर क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है व्यष्टि अर्थशास्त्र और यहाँ पर लिखा है समष्टि अर्थशास्त्र। मैंने बोला था व्यष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और समष्टि अर्थशास्त्र को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहला पॉइंट देखिए, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसको हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, और जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसको वृहद अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। अब आप इस चीज़ को कैसे याद रखेंगे कि ये सूक्ष्म है कि वृहद है? तो बहुत ही ईजी है। यहाँ पर आप देखिए, व्यष्टि को हम माइक्रो बोलते हैं और समष्टि को हम मैक्रो बोलते हैं। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो माइक्रो होता है ना, जो माइक्रो होता है वो मैक्रो से छोटा होता है, मतलब मैक्रो बड़ा होता है माइक्रो से। तो ईजी हो गया, जो मैक्रो वाला होगा वो वृहद होगा और जो माइक्रो वाला होगा वो सूक्ष्म होगा। ठीक है। इसलिए इसको समष्टि अर्थशास्त्र को वृहद अर्थशास्त्र कहते हैं और व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। ये याद करने के लिए मैं बता दिया। दूसरा पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसके अंतर्गत हम छोटी आर्थिक इकाइयों के आर्थिक मुद्दों का अध्ययन करते हैं। अब छोटी आर्थिक इकाइयाँ मतलब क्या हुआ? एक व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति भी क्या करता है, धन का अर्जन करता है ना। तो एक व्यक्ति भी एक आर्थिक इकाई है। एक फर्म हो सकता है, क्योंकि फर्म में भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं। मार्केट हो सकता है, बाजार हो सकता है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये होगी एक छोटी आर्थिक इकाइयाँ।
और हम इन छोटी आर्थिक इकाइयों के जो आर्थिक मुद्दे होते हैं, इन मुद्दों का जो अध्ययन है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। आर्थिक मुद्दे मतलब ये हुआ, जैसे एक व्यक्ति है, तो मान लो व्यक्ति उपभोक्ता है, जो वस्तुओं का उपभोग करता है, जो कंज्यूमर है। तो इस व्यक्ति का लक्ष्य क्या होगा? इस व्यक्ति का लक्ष्य होगा कि ये कम रुपए खर्च करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। ये एक उपभोक्ता का उद्देश्य होगा कि वो कम रुपए खर्च करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। तो ये उपभोक्ता हो गया एक आर्थिक इकाई, यानी कि एक व्यक्ति एक आर्थिक इकाई हो गया। और जो इसका लक्ष्य है, जो ये चाहता है, जो इसका मुद्दा है, ये इसका आर्थिक मुद्दा हो गया कि मैं कम रुपए खर्च करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकूं। उसी प्रकार अगर ये व्यक्ति एक उत्पादक है, तो इस व्यक्ति का लक्ष्य क्या होगा? इस व्यक्ति का लक्ष्य होगा कि उसे किस वस्तु का उत्पादन करना है और कितना उत्पादन करना है कि उसको अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। तो अगर ये व्यक्ति उत्पादक होगा तो इसका लक्ष्य होगा कि अधिकतम लाभ प्राप्त करना इसका लक्ष्य होगा। तो जब वो छोटी आर्थिक इकाई एक उत्पादक होगा तो उसका जो आर्थिक मुद्दा है वह अधिकतम लाभ कमाना भी हो सकता है। तो इन चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, आप समझे होंगे, जब हम छोटे आर्थिक मुद्दों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। लेकिन जब हम वृहद आर्थिक इकाइयों का, आर्थिक जो मुद्दे होते हैं उनका अध्ययन करते हैं तो उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। अब वृहद आर्थिक इकाइयाँ मतलब हुआ जैसे एक देश होता है, जैसे भारतवर्ष हो गया, भारतवर्ष एक वृहद आर्थिक इकाई हो गया। जैसे हमारे देश का कोई राज्य हो गया, राज्य भी एक वृहद आर्थिक इकाई हो गया। तो हम जब देश के अंतर्गत जो आर्थिक मुद्दे होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल देश एक आर्थिक इकाई हो गया, देश में बहुत बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी भी एक आर्थिक मुद्दा हो गया। तो इसका अध्ययन जो है वो हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देश एक आर्थिक इकाई है, तो देश में जो सरकार बजट लाती है, तो बजट जो है वो एक आर्थिक मुद्दा हो गया। तो बजट का अध्ययन भी हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही करते हैं। ठीक है, और कई सारी जो पॉलिसीज़ बनती हैं, आर्थिक पॉलिसीज़ बनती हैं पूरे देश के अंतर्गत, उनका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अब देखिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अब मैंने आपको अभी तक तो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन बता दिया और इकोनॉमिक्स के हमने प्रकार भी पढ़ लिया, कितने प्रकार की इकोनॉमिक्स होती है, उनकी डेफिनेशन भी देख ली। अब यहाँ पर इकोनॉमिक्स नहीं है, अब है इकोनॉमी। अब आप मुझे बताइए इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में अंतर क्या होता है, या मैं सीधे शब्दों में बोलूँ कि आपको अर्थव्यवस्था की अगर डेफिनेशन मालूम है, या आपको अभी तक जो अर्थव्यवस्था की डेफिनेशन मालूम थी, जो आप जानते थे, उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इकोनॉमी की डेफिनेशन क्या होती है। इकोनॉमिक्स तो मैंने आपको बता दिया है, तो अब मैं आपको बताता हूँ इकोनॉमी क्या होती है। जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के आधार पर परिभाषित करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा देश भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष को हमको परिभाषित करना है, इसको हमको डिफाइन करना है, भारत को हमको डिफाइन करना है, यानी परिभाषित करना है भारत में चलने वाली आर्थिक गतिविधियों के आधार पर। भारत में चलने वाली जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, अगर हमको किसी देश को उसकी आर्थिक गतिविधियों के आधार पर परिभाषित करना है तो इसे हम बोलेंगे अर्थव्यवस्था। हम इसे बोलेंगे भारत की अर्थव्यवस्था या भारतीय अर्थव्यवस्था। अगर मैं आपसे पूछूं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था क्या होगी, अगर हम अमेरिका को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के या उसकी समस्त आर्थिक गतिविधियों के आधार पर परिभाषित करते हैं तो इसे हम बोलेंगे अमेरिकी अर्थव्यवस्था। आर्थिक गतिविधियों को 3 भागों में बांटा जाता है, या 3 क्षेत्रों या सेक्टर में बांटा जाता है भी कह सकते हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, जिसे हम इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, जिसे हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। तीसरा है तृतीयक क्षेत्र, जिसको हम टर्सरी सेक्टर बोलते हैं। तो आप इसको अच्छे से समझेंगे, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। अगर आपके पिताजी कृषि कार्य में लगे हैं तो आप बोलेंगे मेरे पिताजी प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। अगर आपके पिताजी किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो आप बोलेंगे मेरे पिताजी सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं। और अगर आपके पिताजी किसी बैंक में काम करते हैं या आपके पिताजी किसी होटल में काम करते हैं तो आप बोलेंगे मेरे पिताजी तृतीयक क्षेत्र में काम करते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब हम एक एक करके प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र को अच्छे से जानेंगे। पहले आता है नंबर प्राथमिक क्षेत्र का। सबसे पहले देखिए प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक संसाधन मतलब हुआ जो संसाधन हमको प्रकृति से मिलते हैं, जैसे कृषि, मत्स्य पालन, खनन और उत्खनन।
और कई सारे और एग्जाम्पल भी हैं। तो इनमें क्या होता है, कृषि कार्य में क्या होता है, कृषि कार्य में हमको फसल कहाँ से प्राप्त होती है, प्रकृति से प्राप्त होती है। तो फसल क्या होगी, फसल एक प्राकृतिक संसाधन हो गया जो हमको प्रकृति से प्राप्त हुई। उसी प्रकार मत्स्य पालन में जो मछली है, ऐसा तो नहीं है कि ना इंसान थोड़ी मछली पैदा कर सकता है, मछली भी हमको प्रकृति से प्राप्त होती है। तो हम क्या बोलेंगे, मत्स्य पालन भी एक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार खनन और उत्खनन, खनन उत्खनन क्या हुआ, खनन उत्खनन मतलब हुआ कि किसी क्षेत्र में खुदाई करने के पश्चात हमको जैसे कोयला प्राप्त होता है, तो कोयला इंसान ने तो दिया नहीं, कोयला प्रकृति ने निर्माण किया है कोयले का। उसी प्रकार किसी क्षेत्र विशेष में खनन करने के बाद हमको अयस्क प्राप्त हुआ, तो जो अयस्क है वह भी हमको प्रकृति से प्राप्त हुआ। तो खनन और उत्खनन जो है दोनों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र की डेफिनेशन देखिए, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद होते हैं, जो हमको प्राथमिक क्षेत्र से जो वस्तु हमको प्राप्त हुई, जो उत्पाद हमको प्राप्त हुआ, उसको अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है। जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री है जैम बनाने की फैक्ट्री। ठीक है, तो फैक्ट्री में जैम बनाया जा रहा है, तो जैम किससे बनता है, जैम बनता है जैसे फॉर एग्जांपल सेब से जैम बनता है, एप्पल से जो है वो जैम बनता है जैसे। तो एप्पल कहाँ से आएगा, एप्पल आएगा प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त जो उत्पाद है वो एप्पल है, क्योंकि कृषि कार्य करने के बाद ही तो हमको एप्पल प्राप्त होता है ना, सेब प्राप्त होता है। तो जो प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है, तो इस उत्पाद को सेकेंडरी क्षेत्र में या द्वितीयक क्षेत्र में कच्चे माल की तरह उपयोग किया जाता है। तो आप एक चीज़ समझे होंगे कि जब हमको प्रकृति से कोई वस्तु डायरेक्ट प्राप्त हो रही है, प्रकृति से कोई संसाधन हमको डायरेक्ट प्राप्त हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि वह आएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। अगर हमको प्रकृति से प्राप्त जो वस्तु है उसको हम कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं और नई वस्तु बना रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वह आएगा द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, तो ये जो विनिर्माण उद्योग है जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं, तो ये जो विनिर्माण है वही है जो मैंने बताया ना, फैक्ट्री में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग तो होती है। फैक्ट्री किसी की भी हो सकती है, बिस्किट बनाने की फैक्ट्री हो सकती है, ब्रेड बनाने की फैक्ट्री हो सकती है, और सॉस बनाने की फैक्ट्री हो सकती है। सबसे आखिरी में देखिए तृतीयक क्षेत्र, जिसे हम टर्शियरी सेक्टर भी बोलते हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस सेक्टर में काम कर रहे हैं जहाँ सर्विस दी जा रही है, तो हम बोलेंगे कि हम तृतीयक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप होटल में जाते हैं तो होटल में सर्विस दी जाती है, रेस्टोरेंट हो गया, परिवहन सेवाएं होगी, चिकित्सा हो गया, आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में आपको सेवा दी जाती है, सर्विस दी जाती है। उसी प्रकार अगर आप बैंक में जाते हैं तो आपको बैंक में भी सर्विस दी जाती है। तो ये सभी हो गए, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, ये आएंगे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो अगर आपको फटाफट से प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र याद रखना, तो सिर्फ इतना ध्यान रखिए, प्राथमिक क्षेत्र में हमको प्राकृतिक संसाधन उत्पाद के रूप में प्राप्त होंगे। द्वितीय क्षेत्र को हम बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोल सकते हैं, कि हम इसमें जो प्राथमिक क्षेत्र से हमको वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनको हम कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। और तृतीय क्षेत्र को हम बोल सकते हैं सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर को ही हम तृतीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी क्लास तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।